हेलो स्टूडेंट, मैं दयाशंकर आप सभी का स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिकल मशीन की क्लास के अंदर। और अगर कोई मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ जो जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। अगर आपको पीडीएफ चाहिए क्लास की, क्योंकि हर क्लास की पीडीएफ का आपको एक दिन के अंदर पीडीएफ मिल जाती है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है बच्चों। और आज हम पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर। कल हमने जो इंडक्शन मोटर में पढ़ा था बच्चों, जब आपका रोटर मूव नहीं हो रहा था तो टॉर्क कंडीशन हमने पढ़ी थी। आज हम वही कंडीशन पढ़ने वाले हैं जब आपका रोटर मूव हो रहा है। रोटर मूव हो रहा है इसका मतलब स्लिप जो है आपकी, वो आपकी 0 से 1 के बीच में होगी, मतलब रनिंग कंडीशन स्लिप होगी। तो बात करते हैं एक एक करके। तो आज हम बात करेंगे बच्चों रोटर इन रनिंग कंडीशन, ठीक है। अगर आपने कल की क्लास ढंग से देखी है तो आज ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब है बच्चों स्लिप 1 नहीं है। 1 का मतलब ये होता है कि आपकी एनआर 0 होती है, लेकिन आज 1 नहीं है बच्चों, ठीक है। इसका मतलब स्लिप आपकी कुछ है। अब आपको 2 चेंज करने हैं बच्चों कल वाले में। क्या? एक तो बच्चों आपको जो रोटर का ईएमएफ है, तो हमें 2 चेंज करने हैं बच्चों। सॉरी, फोन आ गया था। तो हमें 2 चेंज करने हैं। एक तो हमें 2 चेंज करने हैं। एक तो कल हम जो रोटर ईएमएफ ले रहे थे बच्चों, वो E2 ले रहे थे। क्यों? क्योंकि बच्चों स्लिप 1 थी। स्लिप 1 थी, तो अगर बच्चों 1 हम रखते हैं तो अब 1 आपको पता है कि काउंट होता नहीं है, मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन आज बच्चों स्लिप 1 नहीं होगी, इसलिए हम इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है रोटर का, उसके साथ में स्लिप की टर्म लेंगे, ठीक है। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, रोटर रिएक्टेंस कल हमने लिया था बच्चों खाली X2, लेकिन आज बच्चों रोटर रिएक्टेंस लेंगे हम SX2। बस ये 2 चेंज होंगे, इसके अलावा बाकी चीजें सेम चलेगी। ओके चलो। कल बच्चों हमने टॉर्क की इक्वेशन बताई थी। टॉर्क होता है E2 I2 cos phi2, है ना। अब I2 वही लिखना है बच्चों हमें। I2 क्या होता है? E2 अपॉन Z2। लेकिन आज जो हम E2 लिखने वाले हैं वो क्या लिखने वाले हैं? स्लिप इनटू E2, क्योंकि हम रनिंग कंडीशन की बात कर रहे हैं। और इम्पीडेंस क्या आएगा? R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। फिर पावर फैक्टर लिखोगे, पावर फैक्टर R2 बाई Z2। तो कल आपने Z2 जो लिखा था R2 स्क्वायर X2 स्क्वायर लिखा था, लेकिन आज X2 की जगह हम रिप्लेस करेंगे SX2, क्योंकि बच्चों आज जो स्लिप है वो 1 नहीं है, वो 0.3 हो सकती है, 0.4 हो सकती है, ठीक है। आज का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो E2 नहीं है, इंड्यूस्ड ईएमएफ SE2 है। सर इसका क्या करना है? ये तो कुछ नहीं करना है, ये तो ऑलरेडी पहले से डेरिवेशन में है ना, पहले से टॉर्क के फॉर्मूले में है, तो यहाँ तो कोई चेंज करना ही नहीं है। ओके चलो आगे देखो। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास निकल के आएगा SE2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर, और TR जब प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। अब सुनो इधर बच्चों, कल बच्चों जो हमने फॉर्मूला किया था उसमें स्लिप का वैल्यू 1 था। अगर मैं यहाँ स्लिप का वैल्यू 1 रखता हूं तो ये वाला टॉर्क मेरा क्या कहलाता है? सर स्टार्टिंग टॉर्क कहलाता है, करेक्ट है। लेकिन अगर मैं स्लिप यहाँ पे रख दो बच्चों, तो ये मेरा टॉर्क कौन सा टॉर्क कहलाएगा? रनिंग टॉर्क कहलाएगा। तो इसको अपने कहते हैं रनिंग टॉर्क। और यही फॉर्मूला जो है बच्चों, यही फॉर्मूला प्रैक्टिकल फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से आप स्टार्टिंग टॉर्क भी निकाल सकते हो, कोई भी टॉर्क निकाल सकते हो। बस करना क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क है तो S का वैल्यू 1 रख दो। और ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता ही है बच्चों, क्योंकि स्टार्टिंग में इंडक्शन मोटर में मैंने 2 दिन न्यूमेरिकल करवाए थे। तो ये वाला फॉर्मूला क्वेश्चन करने के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके तो आज हमारे पास एक नया फॉर्मूला निकल के आया है स्लिप की टर्म में, बस और कोई चेंज नहीं है, ठीक है। चलो अब वही चीज है बच्चों, मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन निकालनी है रनिंग केस के अंदर।
तो कल आपने मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन निकाली थी R2 बराबर X2, क्योंकि वो कल स्लिप 1 थी, लेकिन आज कंडीशन क्या निकलेगी? R2 बराबर SM X2, R2 बराबर SM X2। ओके, और ये वाला याद रखना है आपको बच्चों, R2 बराबर SM X2। अब देखो इधर, अगर आप कल जो आपने किया था वहां पे अगर S की वैल्यू 1 रख दे तो आपको ये वाला मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? समझ रहे हो बात को? तो मैक्सिमम टॉर्क की केस में रनिंग टॉर्क मैक्सिमम आपको तब मिलेगा अगर आपका रोटर रेजिस्टेंस रोटर रिएक्टेंस का स्लिप टाइम्स हो। समझ गए कहानी? ओके, नेक्स्ट की बात करेंगे। अब आपसे पूछेगा मैक्सिमम टॉर्क इन रनिंग कंडीशन कितना होता है। तो देखो इधर बच्चों, कुछ नहीं करना है, R2 की जगह हम रख देंगे फॉर्मूले के अंदर जो टॉर्क का, जो रनिंग टॉर्क का फॉर्मूला है बच्चों, उसके अंदर R2 की जगह आप रख दोगे SMX2, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन है। और ये वैल्यू जब आप रखोगे तो आपके पास ये निकल के आएगा और पूरा मैक्सिमम टॉर्क निकल के आएगा ये। अब यहाँ पे एक थ्योरी का क्वेश्चन बनता है, क्या बच्चों मैक्सिमम टॉर्क स्लिप पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बच्चों स्लिप यहाँ पे है ही नहीं। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो आपका मैक्सिमम टॉर्क है वो स्लिप पे डिपेंड नहीं करता, वो रोटर रिएक्टेंस पे डिपेंड करता है, रोटर रिएक्टेंस पे डिपेंड करता है। इसलिए ध्यान रखना है बच्चों, मैक्सिमम टॉर्क डिपेंड्स ऑन रोटर रिएक्टेंस नॉट ऑन स्लिप। और कैसे डिपेंड करता है? रोटर रिएक्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर रोटर का रिएक्टेंस बढ़ता है तो मैक्सिमम टॉर्क घटता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। फिर बच्चों कल आपने देखा था सप्लाई वोल्टेज का इफेक्ट क्या पड़ता है स्टार्टिंग टॉर्क पे, उसी तरह सप्लाई वोल्टेज का इफेक्ट देखना है रनिंग टॉर्क पे। कुछ नहीं करना, कल था TS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, बस आज स्लिप का मल्टीप्लाई होगा। किसका मल्टीप्लाई होगा? स्लिप का। आप इसे प्रूव भी कर सकते हो, रनिंग टॉर्क का फॉर्मूला लिखो। अब बच्चों ये वाली सारी चीज हमने कल भी कांस्टेंट मानी थी, आज भी कांस्टेंट है, तो इसलिए ये वाली चीज हो गई कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट होगी तो हमारा रनिंग टॉर्क हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SE2 स्क्वायर। अब बच्चों आपको पता ही है कि E1 अपॉन E2 क्या होता है? N1 डैश अपॉन N2 डैश। फिर आप E2 को E1 की टर्म में निकाल लो और ये वाली चीज आप यहाँ पे रख दो। ये चीज यहाँ पे रखोगे तो N2 डैश बाई N1 डैश का स्क्वायर इंटू E1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाली चीज आपने जब निकाली और इसको यहाँ पे रखा तो ये तो बच्चों कांस्टेंट है, इसको तो छोड़ दो। अब एक बात आओ, इंड्यूस्ड EMF जो है E1, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चों? सप्लाई वोल्टेज के। करेक्ट है कि नहीं? भाई आपने सप्लाई दी तो स्टेटर में जो EMF आएगा, स्टेटर के अंदर जो EMF आएगा वो क्या आएगा? E1 आएगा। और E1 किस पे डिपेंड कर रहा है? E1 डिपेंड कर रहा है आपका सप्लाई वोल्टेज पे। और ये वाली टर्म आप यहाँ रख दो, प्रूफ हो गया। ओके, तो टॉर्क, रनिंग टॉर्क स्लिप इनटू सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर होता है। अब आपको कल वाला फॉर्मूला लेना है तो स्लिप का वैल्यू 1 रख दो, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर आ जाएगा। ओके ओके, तो समझ आ गया होगा। एक बार फिर देख लो भाई, रनिंग जो टॉर्क है वो SV2 स्क्वायर है और उसके बाद में कुछ नहीं है। आप इसे प्रूफ भी कर सकते हो और प्रूफ करने का तरीका मैंने अभी आपको बता ही दिया है। ठीक है, बस ये वाली चीज कांस्टेंट हो जाएगी और आपका इंड्यूस्ड EMF जो प्राइमरी है वो सप्लाई वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। फिर कुछ नहीं करना बच्चों, वैल्यू पुट करनी है और ये आ जाएगा। बस ये रिजल्ट याद रखो, इन्हीं पे क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। जितने भी रिजल्ट बता रहा हूँ क्वेश्चन इन्हीं पे ही आएंगे और किसी पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, अब बच्चों न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन स्टार्टिंग टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क, कि स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क में क्या रिलेशन है। तो बच्चों स्टार्टिंग टॉर्क मैंने आपको बताया था कल
मतलब जब स्लिप का वैल्यू 1 होता है, जब स्लिप का वैल्यू 1 होता है तो बच्चों आप TST डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2/R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर रखते हो, बाकी चीजें कांस्टेंट। मैक्सिमम टॉर्क का आपको पता है बच्चों रोटर रिएक्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर बच्चों इन दोनों में रिलेशन निकालना है तो 1/2 से TST/T मैक्सिमम, तो ये इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, अपने सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आएगा R2 स्क्वायर X2 स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, ऊपर और नीचे X2 की स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर नीचे X2 की स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ X2 से X2 कट जाएगा तो R2/X2 बचेगा, यहाँ R2/X2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये वाला X2 तो कट ही जाएगा बच्चों, X2/X2 ये तो कट जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। तो आपके पास रिजल्ट आएगा TST/T मैक्सिमम 2R2/X2, R2/X2 का स्क्वायर 1, और R2/X2 बच्चों मैक्सिमम टॉर्क की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि SM मैक्सिमम स्लिप, मतलब मैक्सिमम टॉर्क के केस में स्लिप R2/X2, तो मैं R2/X2 को रिप्लेस कर दूंगा बच्चों SM के साथ, अपॉन में SM स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो इधर, ये तो था बच्चों स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, 2SM/SM स्क्वायर प्लस 1, और SM कैसे निकलेगा, R2/X2 से निकलेगा। ओके, फिर एक रिलेशन और है बच्चों, रिलेशन बिटवीन फुल लोड टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क। इसका डेरिवेशन मैंने नहीं करवाया बच्चों, क्योंकि डेरिवेशन अभी मैं करवा भी रहा हूँ, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन के लिए हमें ये याद रखना है बच्चों, न्यूमेरिकल आएगा। तो देखो यहाँ से समझना आसान है, अगर आपको ये वाला याद है तो ये वाला फॉर्मूला आप बना सकते हो। करना क्या है भाई, 2SM/SM का स्क्वायर, बस यहाँ पे SFL आ जाएगा, फुल लोड स्लिप, और ये फुल लोड स्लिप न्यूमेरिकल में दी जाती है, हम न्यूमेरिकल करेंगे भी, SFL/SFL स्क्वायर। अब सुनो इधर, मान लो कि आपको ये वाला फॉर्मूला याद है और आपको इससे बनाना है ये वाला फॉर्मूला, तो फुल लोड की जगह आपको क्या करना है, स्टार्टिंग टॉर्क करना है। फुल लोड की जगह स्टार्टिंग टॉर्क, तो आप फुल लोड स्लिप की जगह स्टार्टिंग स्लिप लिखोगे, स्टार्टिंग स्लिप का वैल्यू 1 होता है, जैसे ही आप यहाँ पे 1 रखोगे तो आपको कौन सा फॉर्मूला मिलेगा बच्चों, ये वाला मिलेगा। तो इसलिए ये फॉर्मूला याद रखें, स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क इक्वल टू 2SM/SM स्क्वायर प्लस 1, फुल लोड टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क 2SM SFL/SM स्क्वायर प्लस SFL स्क्वायर। ओके, SM निकालने का तरीका R2/X2 है, और SFL बच्चों आप देखोगे आपको न्यूमेरिकल में दे दिया जाएगा। ओके ओके, तो अब अपने चलते हैं आगे। अब देखो बच्चों न्यूमेरिकल दिया है मैंने, और इस न्यूमेरिकल को देखें आप, आपको बोला है 8 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेस इंडक्शन मोटर, फुल लोड स्लिप इज 4%। तो बच्चों SFL आपको दे दिया, फुल लोड स्लिप ये आपको दी जाएगी न्यूमेरिकल में, एंड रोटर रेजिस्टेंस मतलब R2, रोटर रिएक्टेंस पर फेज 0.01 एंड 0.1 ओम रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब R2 दे रखा है 0.01 ओम, X2 दे रखा है 0.1, तो आप मैक्सिमम स्लिप निकाल सकते हो, मैक्सिमम टॉर्क स्लिप निकाल सकते हो R2/X2 से। तो मैक्सिमम टॉर्क स्लिप आ गई 0.1, और फुल लोड स्लिप दी हुई है 4%, मतलब 0.04। अब आपसे पूछा है कि फाइंड आउट फुल लोड टू मैक्सिमम टॉर्क रेशियो, तो फुल लोड टू मैक्सिमम टॉर्क रेशियो का फॉर्मूला TFL/T max 2SFL/SM स्क्वायर प्लस SFL स्क्वायर। अब बच्चों कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करो यहाँ पे, और वैल्यू पुट करने के बाद में आपके पास निकल के आएगा 0.068। इसका मतलब जो फुल लोड टॉर्क है वो मैक्सिमम टॉर्क का 0.068 फैक्टर है। ठीक है, ओके। अब आपको पूछा है कि फाइंड आउट स्पीड
एट विच टॉर्क इज मैक्सिमम। अब ये थोड़ा ध्यान से सुन ले बच्चों, जल्दबाजी नहीं करे। अब देखो आपके पास दो स्लिप है, एक फुल लोड स्लिप है और एक मैक्सिमम टॉर्क वाली स्लिप है। तो इनमें से आपको निकालना है फाइंड आउट स्पीड एट विच टॉर्क इज मैक्सिमम। तो आपको एनआर निकालना है जब टॉर्क मैक्सिमम हो। तो यहाँ पे स्लिप जो लोगे वो मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन वाली स्लिप लोगे, बस इतना ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क के केस में स्पीड निकालनी है तो मैक्सिमम टॉर्क वाली स्लिप ली जाएगी और स्लिप आएगी एसएम। तो आप कुछ नहीं है, वैल्यू रख दोगे बच्चों 750। एनएस आपको दिया हुआ है 750 आरपीएम, और अगर एनएस नहीं भी दिया हुआ है तो आप निकाल भी लो बच्चों। एनएस यहां से निकाल सकते हो ना 120F/P से। एनएस निकाल सकते हो ना 120F/P से। 120F/P से आप एनएस निकाल लेना बच्चों, और वो वैल्यू आप यहाँ पे रख देना। आंसर आ जाएगा एनआर कितना 675 आरपीएम। ओके नेक्स्ट। 6 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर, रोटर रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस पर फेज दे रखा है 0.02 ओम 0.1 ओम। फाइंड आउट मैक्सिमम टॉर्क स्पीड। तो कुछ नहीं करना, एनआर है बस यहाँ पे एसएम लेना है हमें, और एनएस आप निकाल ही लोगे बच्चों। ये फॉर्मूला है 120F/P से, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल ही लो, और एसएम R2/X2 से निकल जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 800 आरपीएम। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है बच्चों। 6 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर, रोटर रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस पर फेज दे रखा है। इन द रोटर आउटर सर्किट, रोटर आउटर सर्किट मतलब शाफ्ट की बात कर रहे हैं। हाउ मच रेजिस्टेंस इज एडेड टू मेक स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब टीएस, हाफ ऑफ टी मैक्सिमम। इसने बोला है बच्चों कि स्टार्टिंग टॉर्क को मैक्सिमम टॉर्क का हाफ बनाना है, तो मैं आउटर सर्किट में कितना रेजिस्टेंस ऐड करूं? पहले ये बताओ, एसएम बराबर क्या होता है? एसएम बराबर होता है R2/X2। अब इसने बोला है कि बच्चों आप कितना रेजिस्टेंस ऐड करो कि आपका स्टार्टिंग टॉर्क है वो मैक्सिमम टॉर्क का हाफ हो जाए, वो हमें निकालना है। तो वो मैंने मान लिया बच्चों R है। फिर स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाए? मैक्सिमम टॉर्क का हाफ हो जाए। ये दो चीजें हमें पता है। अब देखो इधर फॉर्मूला पता ही है, स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क का, TST/T max 2SM/SM² +1। इस TST की जगह मैं रखता हूं T max/2, क्योंकि हमें हाफ करना है तो मैंने लिख दिया T max/2। T max से T max कट गया, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन आ गई। सेकंड ऑर्डर इक्वेशन S² - 4S +1। अब बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब सुनो ध्यान से, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए धराचार्य फॉर्मूला आपको पता ही होगा, -B² ± √B² - 4AC अपॉन, वो फॉर्मूला आपको पता है। तो आपको कुछ नहीं करना, दो चीजें निकल के आएंगी, मतलब दो स्लिप निकल के आएंगी। एक तो S1 निकल के आएगी और एक S2 निकल के आएगी, ठीक है। अब इसमें से 3.74 हम यूज में नहीं लेंगे, क्योंकि बच्चों इंडक्शन मोटर का अभी आपको पता भी चल जाएगा, इंडक्शन मोटर का ऑपरेशन अगर स्लिप की वैल्यू 0 से ज्यादा हो, 1 से कम हो, तभी इंडक्शन मोटर का ऑपरेशन होता है। इसका मतलब इनके बीच में जो स्लिप है वो 0.27 है। तो हमने 0.27 स्लिप ले ली, और ये वाली स्लिप बच्चों हमने इस फॉर्मूले में रख दी। किस फॉर्मूले में? इसमें। तो बच्चों S हमें पता चल गया, R2 और X2 हमें दिया हुआ है, ये R2 दे रखा है, ये X2 दे रखा है। स्मॉल r हमें निकालना है, तो बच्चों हम सॉल्व कर लेंगे और कैलकुलेशन करने पे 0.07 ओम आएगा। ये थोड़ा आप भी कैलकुलेट कर लेना,
क्योंकि कैलकुलेशन कई बार गड़बड़ हो जाती है बच्चों। ओके, नेक्स्ट। टॉर्क, अब हम पढ़ेंगे बच्चों टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक और टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो देखो जरा गौर से, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक और टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। अब बच्चों जनरल फॉर्मूला जो है वो आपको याद है, ठीक है। अब बच्चों E2 R2 हमने मान लिया कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। अब यहाँ कांस्टेंट मत कर देना क्योंकि यहाँ पे ये वाली चीज ऐड है, ठीक है, इसलिए हम इस R2 को इग्नोर नहीं करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया टॉर्क प्रोपोर्शनल टू स्लिप अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर। अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहला स्टेप है, अगर स्लिप 0 है तो टॉर्क क्या होगा। तो भैया स्लिप 0 है और उस टाइम पे स्पीड क्या होगी, NR बराबर NS, तभी स्लिप 0 आएगी, क्योंकि स्लिप बराबर क्या होता है, NS माइनस NR। अगर ये दोनों बराबर है तभी स्लिप 0 आएगी। इसका मतलब रोटर जब आपका सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट हो रहा है तो स्लिप होगी 0, तो टॉर्क क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आप स्लिप के वैल्यू यहाँ 0 रखोगे तो टॉर्क क्या निकल के आएगा, 0। इसका मतलब 0 स्लिप पे टॉर्क 0 है। या आप यूं कह सकते हो, रोटर जब सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट हो रहा है तो आपका रनिंग टॉर्क 0 है, ठीक है। दूसरा केस, स्लिप 0 नहीं है लेकिन कम है। कम कितना, 0 से थोड़ा सा ज्यादा, 0.2। और ये मैंने क्वेश्चन भी करवाए थे स्टार्टिंग में, है ना। क्वेश्चन ये था कि जब स्लिप लो होती है तब टॉर्क का ग्राफ कैसा आता है, लीनियर। तो वहां आंसर लीनियर था ना, वो अब अपने दोबारा देख लेंगे। जब बच्चों आपने स्लिप बहुत कम है तो एक बात बताओ, जब आप ये वाली स्लिप यहाँ रखोगे और इसका स्क्वायर करोगे, भाई पॉइंट वाली टर्म का स्क्वायर किया जाता है तो डबल पॉइंट आ जाता है, सही है, दो बार पॉइंट लग जाता है, करेक्ट है। इसका मतलब ये वाली जो चीज है ये R2 के कंपेयर में बहुत कम होगी, भाई SX2 स्क्वायर R2 के कंपेयर में बहुत कम होगी। इसका मतलब R2 SX2 से बड़ा होगा, तो इस टर्म को मैं छोड़ दूं, इग्नोर कर दूं, तो मेरे पास फॉर्मूले में खाली ये वाली टर्म बचेगी और इस टर्म को मैं यहाँ रख लेता हूँ। अब बच्चों आपको पता है R2 तो मैंने स्टार्टिंग में ही कांस्टेंट माना है, तो टॉर्क मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्लिप के। इसका मतलब ये है बच्चों, जब स्लिप 0 है तो टॉर्क 0, और जब स्लिप कम है तो जो आपका टॉर्क है वो स्लिप के प्रोपोर्शनल होगा, तो ग्राफ लीनियर आएगा। समझ गए बात को, ओके। अब बच्चों मैक्सिमम टॉर्क की बात आएगी, तो मैक्सिमम टॉर्क हमें एक ऐसी स्लिप पे मिलेगा जो आपकी 0 से 1 के बीच में होगी। अब होगी कौन सी वो पता नहीं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब सुनो इधर, ये मैक्सिमम टॉर्क आपने देखा बच्चों कि ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन बच्चों स्लिप आपकी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। इसका मतलब रेजिस्टेंस डिसाइड करेगा कि मैक्सिमम टॉर्क हमें कब मिलेगा और वो स्लिप हमें कब मिलेगी, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ओके। अब बच्चों आपने स्लिप को और बढ़ा दिया, मान लो कि स्लिप हाई होगी, हाई का मतलब 1 के पास पहुंच गई, तो 1 के पास पहुंची तो SX2 बच्चों अब R2 से बहुत बड़ा हो जाएगा, तो अब की बार हम R2 को इग्नोर कर देंगे। अगर R2 को इग्नोर करें इस फॉर्मूले में तो हमारे पास बचेगा टॉर्क S अपॉन S का स्क्वायर x का स्क्वायर, तो हमारे पास बचेगा टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SX2 स्क्वायर और टॉर्क आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/s। इसका मतलब स्लिप बढ़ेगी तो अब टॉर्क हमारा कम होगा, समझ गए। अब ये चारों पॉइंट को हमें ग्राफ के अंदर उतारना है, तो आ जाओ आगे। ये बनाया हुआ मैंने ग्राफ, देखो। अब बच्चों अलग अलग आर की वैल्यू लेनी है, पहले मैं एक ग्राफ बनाता हूं, देखो इधर। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, स्लिप 0 है,
मान लो कि मैं ये वाला ग्राफ आपको दिखा रहा हूं। अभी आप एक ही ग्राफ को देखो बच्चों, ये वाला ग्राफ, ये हमारा टॉर्क स्लिप ग्राफ है। बाकियों की बात मैं बाद में करूंगा। अभी आप इस ग्राफ पे ध्यान दो, मतलब मीडियम R2 पे। अब एक बात बताओ बच्चों, जब स्लिप 0 है तो आपका टॉर्क क्या था? 0। फिर बच्चों स्लिप जब आपकी लो है तो आपने देखा था कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है स्लिप। इसका मतलब ग्राफ कैसा आएगा? लीनियर, स्ट्रेट लाइन आएगी। फिर बच्चों एक स्लिप आपको थर्ड केस में ऐसी मिलेगी कि आपका टॉर्क बढ़ता जाएगा और मैक्सिमम कंडीशन में आ जाएगा। वहां पे आपको मिलेगा मैक्सिमम टॉर्क। फिर बच्चों स्लिप 1 की बात करें, मतलब धीरे धीरे स्लिप को आप और बढ़ाओगे इधर, ठीक है, और बढ़ाओगे तो आपका टॉर्क धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि एनआर आपका जो स्पीड है बच्चों वो धीरे धीरे 0 के पास आ जाएगी, और एनआर एस बराबर 1 पे तो 0 हो जाएगा, मतलब रोटर आपका मूव करेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये ग्राफ बनेगा आपका टॉर्क का। अब सुनो इधर ध्यान से कि ये क्या लफड़ा है। एक तो ग्राफ आ गया ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये मैंने बहुत सारे ग्राफ दिखा रखे हैं अलग अलग आर वैल्यू पे। अब बच्चों हमें ना मैक्सिमम टॉर्क रिसीव करना है, तो मैंने अभी थर्ड केस में बताया कि मेरा स्लिप R2 पे डिपेंड करता है। अगर बच्चों मेरा R2 मैं कम कर दूं, R2 कम करूंगा तो स्लिप कम होगा। इसका मतलब ये है कि बच्चों मेरे को लो R2 वैल्यू पर मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगा। किस वैल्यू पर? लो R2 वैल्यू पर मेरे को मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगा। समझ रहे हो? इसका मतलब ये है। अब मान लो कि मैं R2 को और बढ़ा दूं, हाई R2 की बात करूं, इसका मतलब आप जितना R बढ़ाओगे बच्चों मैक्सिमम टॉर्क आपको लेट मिलेगा और हाई स्लिप पे मिलेगा। अगर स्लिप हाई है तो आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलने में डिले होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? ओके, अब सुनो बच्चों, ये स्लिप 1 है और ये स्लिप 0 है। इसका मतलब 0 से 1 के बीच का जो स्लिप है, ये वाला जो स्लिप है, इसी स्लिप को बोलते हैं इंडक्शन मोटर ऑपरेशन। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इंडक्शन मोटर का जो ऑपरेशन है उसमें स्लिप जो होती है वो 0 से ज्यादा होती है, 1 से कम होती है। ओके, अब बच्चों एनआर 0 हो गया, इसका मतलब रोटर यहाँ पे रुक गया। अब आप स्लिप को और बढ़ा रहे हो, मतलब 1 से भी ज्यादा कर रहे हो, तो आपका रोटर ब्रेकिंग मोड में आ जाएगा। किस मोड में आ जाएगा? ब्रेकिंग मोड में। इसलिए ध्यान रखना जब आपकी स्लिप ग्रेटर देन 1 होगी तो ब्रेकिंग मोड में आ जाएगा। अब बच्चों 0 से आप नेगेटिव स्लिप बढ़ा रहे हो। अगर नेगेटिव स्लिप बढ़ाओगे तो टॉर्क भी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब ग्राफ तो बिल्कुल ऐसा ही आएगा लेकिन नेगेटिव आएगा। ये -1 स्लिप हो गई। मोटर का जस्ट उल्टा ऑपरेशन आ रहा है। तो बच्चों मोटर का उल्टा ऑपरेशन का मतलब है कि अब आपकी जो स्पीड है, अब जो आपका ऑपरेशन है वो जनरेटिंग मोड है। इसका मतलब अगर आपकी स्लिप 0 से कम है, मतलब नेगेटिव है, तो आपका ऑपरेशन जो होता है वो इंडक्शन जनरेटर का ऑपरेशन होता है। क्योंकि मोटर और जनरेटर में इतना ही डिफरेंस है बच्चों, डायरेक्शन अलग अलग होती है। समझ रहे हो कहानी? ओके, अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दे रखा है 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग टॉर्क विल बी मैक्सिमम। भाई स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? तो अभी बच्चों बताया, अगर मान लो रनिंग कंडीशन की बात करता है तो R2 बराबर SX2। अगर रनिंग कंडीशन की बात कर रहे हैं तो R2 बराबर SX2। लेकिन इसने बात की है स्टार्टिंग टॉर्क का, तो स्टार्टिंग टॉर्क में S का वैल्यू क्या होता है बच्चों? 1 होता है, तो 1 रख दो, तो R2 बराबर X2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
रोटर इम्पीडेंस ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। रोटर इम्पीडेंस मतलब ये R2 हो गया, ये क्या हो गया मेरा R2, ये मेरा X2 हो गया, ये मेरा क्या हो गया X2। मोटर इज 0.1 प्लस J 0.6 ohm per phase. The resistance per phase to be inserted in the rotor to get maximum torque। भैया रोटर में कितना रेजिस्टेंस ऐड करोगे मैक्सिमम टॉर्क को अचीव करने के लिए, तो आपको पता है कि S बराबर R2 अपॉन X2 प्लस। अब आपको स्टार्टिंग में मैक्सिमम टॉर्क लेना है, तो स्लिप कितना होगा बच्चों 1। भाई इसने बोला है कि स्टार्टिंग में आपको मैक्सिमम टॉर्क लेना है, तो आप कितना R ऐड करोगे रोटर में। तो ये चीज बच्चों मैंने अभी करवाई है और इन पे न्यूमेरिकल आते हैं, हमारे न्यूमेरिकल छोटा आएगा। अब बच्चों स्टार्टिंग के केस में पूछे हैं तो स्लिप का वैल्यू आपको दिया हुआ नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में स्लिप 1 होती है। R2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है बच्चों 0.1, X2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.6, इसका मतलब 1 इक्वल टू 0.1 प्लस R अपॉन में 0.6। तो जब बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे तो इधर आके ये 0.6 होगा, फिर ये 0.1 आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.5 हो। समझ गए कहानी कि भाई स्टार्टिंग में रोटर में कितना रेजिस्टेंस ऐड करेंगे मैक्सिमम टॉर्क मिल जाए। स्टार्टिंग में स्लिप 1 होती है, स्लिप 1 रख दी बस, उसके बाद सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वैसे मैंने सॉल्यूशन यहाँ दिखा रखा है, आप खुद ही देख लेना बच्चों, ठीक है आप कर लेना। 3-phase induction motor is so designed that rotor should have under running condition। भाई रनिंग कंडीशन में रोटर होना चाहिए हाई रेजिस्टिव, हाई रिएक्टिव, लो रेजिस्टिव, लार्ज। दे बच्चों रनिंग केस में तो रेजिस्टेंस लो होना चाहिए ताकि लॉसेस ना हो। स्टार्टिंग में हम अगर बच्चों यहाँ पे अंडर स्टार्टिंग कंडीशन लिखा होता तो आंसर आता हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि रोटर का रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में हम हाई रखते हैं, क्यों, ताकि स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाया जा सके। लेकिन रनिंग कंडीशन में हम रोटर का रेजिस्टेंस लो रखते हैं ताकि आपके I2R लॉसेस क्या हो, I2R लॉसेस आपके कम हो। समझिए कहानी। ओके नेक्स्ट, A 3-phase induction motor is run in counter clockwise direction। counter clockwise मतलब भाई मोटर का ऑपरेशन ये था लेकिन वो उल्टा चल रहा है। As a motor with a reverse phase sequence of supply, the range of the slip will be slip variation for this motor। तो भैया इसने बोला है कि एक इंडक्शन मोटर है और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है, इसका मतलब जनरेटिंग मोड होगा, और जनरेटिंग मोड होगा तो स्लिप का रेंज नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब 0 से कम, सॉरी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है मतलब ब्रेकिंग मोड होगा, तो स्लिप का वैल्यू 1 से बड़ा और 2 से बड़ा, कहने का मतलब ये आ जाएगा बच्चों बी आ जाएगा आंसर। ठीक है कि स्लिप का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, 2 के बीच में होगा, करेक्ट है, तो वो आपका ब्रेकिंग मोड होगा। ओके नेक्स्ट, द मैक्सिमम टॉर्क इन एन इंडक्शन मोटर डिपेंड्स ऑन। तो मैक्सिमम टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, तो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला क्या था यार, मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला था E2², क्योंकि स्लिप तो थी नहीं, अपॉन में 2x2।
तो रोटर मैक्सिमम टॉर्क यही था। हाँ, मैक्सिमम टॉर्क डिपेंड करता है रोटर रिएक्टेंस पे। रोटर रिएक्टेंस ऑप्शन में नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑप्शन में है ना, तो भैया फ्रीक्वेंसी ऑप्शन में है तो क्या दिक्कत है, x2 सॉरी, अगर फ्रीक्वेंसी ऑप्शन में है तो x2 बराबर क्या होता है आपको पता ही है बच्चों, ये रिएक्टेंस है, तो रिएक्टेंस बराबर होता है 2 पाई FL। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है मैक्सिमम टॉर्क। वैसे तो मैक्सिमम टॉर्क डिपेंड करता है रोटर रिएक्टेंस पे, लेकिन इसने थोड़ा सा ढंग से पूछ लिया है ना, इसने बोल दिया फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि ये सबका रटा हुआ होता है बच्चों, क्योंकि एग्जाम में आता है तो रटा हुआ है, इसने थोड़ा सा घुमा दिया तो जल्दी से क्लिक नहीं करेगा दिमाग में, है ना। तो ये या तो रोटर रिएक्टेंस पे करेगा, और रोटर रिएक्टेंस आपको पता है 2 पाई FL होता है, तो F मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, आंसर आएगा आई। चलो नेक्स्ट देखो, A high starting torque can be obtained in 3-phase induction motor। तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क कब मिलेगा भाई, स्टार्टिंग टॉर्क बोला है ना, तो इंक्रीज रोटर रेजिस्टेंस, डिक्रीज रोटर रेजिस्टेंस, इंक्रीज रोटर रिएक्टेंस, कीपिंग रोटर रेजिस्टेंस कांस्टेंट। तो आपको मैंने बताया बच्चों, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑलरेडी ऐड होता है ना रोटर के अंदर, तो इंक्रीज रोटर रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the supply voltage of 3-phase induction motor is increased supply voltage 2 times, then torque। तो देखो भैया, सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया तो आपको एक चीज पता है कि टॉर्क जो होता है वो सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, सही है ना। तो आपको दूसरा टॉर्क पूछा है तो T2 अपॉन में T1 V2 का स्क्वायर अपॉन में V1 का स्क्वायर, यही होगा बच्चों। और V2 आपका 2 टाइम कर दिया V1 का, इसका मतलब 2V1 लिख सकते हैं V2 को। तो जब आप V2 को लिखोगे बच्चों 2V1, तो आपके पास टॉर्क निकल के आएगा T2 4V1 स्क्वायर अपॉन में V1 स्क्वायर इंटू टॉर्क 1। टॉर्क 1 का मतलब इनिशियल, ये कट जाएगा बच्चों। इसका मतलब ये है कि जो फाइनल टॉर्क है बच्चों, ये जो फाइनल टॉर्क है ये आपका इनिशियल टॉर्क का 4 टाइम आएगा। कितना आएगा, 4 टाइम। तो इंक्रीज बाय 4 टाइम्स आ जाएगा बच्चों, कि टॉर्क बढ़ जाएगा। अगर सप्लाई वोल्टेज बढ़ाते हैं तो टॉर्क विल इंक्रीज 4 टाइम्स। ओके, ये मैंने सॉल्यूशन दिखा रखा है, दिख रहा होगा आपको, थोड़ा देख लेना। ओके, नेक्स्ट देखो, इफ एन इंडक्शन मोटर इज रन एट अबव सिंक्रोनस स्पीड। अच्छा, NR आपका जब बराबर NS होता है तो ये बच्चों इंडक्शन जनरेटर की तरह बिहेव करता है ना। अभी हमने बात की थी स्लिप ग्रेटर देन 1, सॉरी स्लिप नेगेटिव। तो स्लिप नेगेटिव तभी होती है बच्चों अगर NS माइनस NR। इसका मतलब अगर NR की टर्म आपकी ज्यादा हो जाए, मतलब नेगेटिव टर्म आपकी ज्यादा हो जाए NS से, तभी आपका स्लिप नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव स्लिप में वो किसकी तरह बिहेव करेगी, इंडक्शन जनरेटर की तरह। ओके, इसका ये सॉल्यूशन मैंने दिखा दिया है। देखो ये वाला जोन, ये तो NR बराबर NS है, इधर तो स्पीड कम हो रही है ना, NR कम हो रहा है, इधर आपकी स्पीड बढ़ेगी और इधर स्पीड बढ़ेगी, तो नेगेटिव स्लिप में जो आएगा इधर आपका NR ग्रेटर देन है NS, और इधर NR आपका नेगेटिव है।
इधर आपका एनआर क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपका एनआर ग्रेटर देन एनएस, तो ये हो जाएगा इंडक्शन जनरेटर ऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, द रोटर कंडक्टर्स आर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर कंडक्टर शॉर्ट कर देते हैं ना बच्चों, एंड रिंग लगा के, है ना। स्क्विरल केज में क्या होता है, रोटर कंडक्टर, मतलब रोटर बार की बात कर रहा है, तो ये शॉर्ट होते हैं आपस में, किससे, एंड रिंग से। ये देखो मैंने दिखा रखा है आंसर के अंदर, ये आपकी एंड रिंग्स हैं और ये आपके रोटर के कंडक्टर है स्क्विरल केज में, और शॉर्ट होते हैं किससे, एंड रिंग से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्मॉलर एयर गैप इन पॉलीफेज इंडक्शन मोटर हेल्प टू, भाई स्टेटर और रोटर के बीच की बात कर रहा होगा एयर गैप की, अगर ये कम हो जाता है, रिड्यूस द चांस ऑफ क्रॉलिंग, इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क, रिड्यूस द चांस ऑफ कोगिंग, रिड्यूस द मैग्नेटाइजिंग करंट। ये हम कल भी ये क्वेश्चन आ गया था, आज घूम के आ गया थोड़ा सा। तो मैग्नेटाइजिंग करंट कम हो जाएगा बच्चों, क्योंकि जितना एयर गैप कम होगा मैग्नेटाइजिंग करंट भी आपको उतना कम ही चाहिए, क्योंकि आप सप्लाई नो लोड करंट कम दोगे तो आपको कम मैग्नेटाइजिंग करंट चाहिएगा रोटर से लिंक होने के लिए, है ना। तो मैग्नेटाइजिंग करंट विल बी रिड्यूस। ओके, नेक्स्ट, द रोटर स्लॉट्स इन एन इंडक्शन मोटर आर यूजुअली नॉट क्वाइट पैरेलल टू द शाफ्ट। अच्छा, रोटर के जो स्लॉट है वो नॉट क्वाइट पैरेलल टू द शाफ्ट, तो ऐसा क्यों नहीं करते बच्चों, वही कह रहे हैं कि भाई वो पैरेलल थोड़ा सा इंक्लाइंड रखते हैं ना अपने स्लॉट्स को। इंक्लाइंड क्यों रखते हैं भाई, एकदम पैरेलल नहीं होता, थोड़ा टेढ़ा होता है। तो वो होता है बच्चों आपका लॉकिंग टेंडेंसी को कम करने के लिए, टू हेल्प इन रिड्यूसिंग द टेंडेंसी ऑफ रोटर टीथ टू रिमेन अंडर द स्टेटर टीथ, है ना। तो लॉकिंग टेंडेंसी को कम करने के लिए, ताकि स्टेटर और रोटर के टीथ एक दूसरे के फ्रंट में नहीं आए। ओके, नेक्स्ट, पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर एट नो लोड इज अराउंड, ये मैंने बताया था बच्चों, क्योंकि एयर गैप ज्यादा होता है, एयर गैप ज्यादा होने के कारण मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा, 0.2 लैगिंग आएगा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखें, आपने बच्चों पावर सिस्टम पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तीसरे या चौथे लेक्चर में आ जाएगा। हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है उसमें सबसे बड़े कारण क्या है, लो पावर फैक्टर होने के। लो पावर फैक्टर अच्छा नहीं होता, तो उसमें इंडक्शन मोटर सबसे बड़ा कारण है लो पावर फैक्टर होने का। और उसके बाद में ट्रांसफार्मर सबसे बड़ा कारण है लो पावर फैक्टर होने का। तो लो पावर फैक्टर का सबसे बड़ा कारण इंडक्शन मोटर को माना जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो होती है वो इंडक्शन मोटर होती है, और इंडक्शन मोटर बल्क लेवल पे यूज की जाती है। इसलिए हमारे मेनली इंडिया के अंदर लो पावर फैक्टर का सबसे बड़ा कारण इंडस्ट्री के अंदर चलने वाले इंडक्शन मोटर है, और दूसरे नंबर पे ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये मैं पावर सिस्टम में बताऊंगा जब हम वहां पे पावर फैक्टर पढ़ेंगे, कि पावर फैक्टर ज्यादा अच्छा होता है कम अच्छा होता है, ये सब चीजें आएंगी। नेक्स्ट बच्चों दो क्वेश्चन है। A 400 volt 50 Hz 3-phase induction motor rotate at 1440 rpm at full load, then motor is wound for, तो मोटर कितने पोल के लिए वाउंड हुई है? एक चीज ध्यान सुनो बच्चों, ये एनआर है। आपको पता है कि 3-phase इंडक्शन मोटर में ऑपरेशन के लिए, देखो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, जल्दी हो जाएगा। 3-phase इंडक्शन मोटर में एनआर जो होता है वो एनएस से थोड़ा ही कम होता है। इसका मतलब 1440 आरपीएम से ज्यादा आरपीएम क्या आएगा? तो आंसर आएगा 1500 आरपीएम। इसका मतलब बच्चों एनएस 1500 आरपीएम हमें कितने पोल के केस में मिलेगा? तो वो मिलेगा हमें 4 पोल के केस में। कैसे भाई? एनएस इक्वल टू 120 इंटू 50,
अपॉन में 4 रखो, तो ये 4 क्या करेगा, इसको कैंसिल करेगा 30, तो 1500 आरपीएम हमें मिलता है 4 पोल के केस में। समझ गए कहानी? तो आंसर विल बी 4 पोल। ओके, द स्लिप ऑफ 400 वोल्ट 3 फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर व्हेन रोटेटिंग एट 1440 आरपीएम। अब देखो बच्चों, ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने 4 पोल के लिए एनएस तो निकाल ही रखा है ना। 4 पोल के लिए एनएस कितना आएगा, 1500। अब आपको स्लिप निकालना है बच्चों, तो स्लिप निकालने का तरीका क्या है, एस बराबर एनएस माइनस एनआर अपॉन में एनएस। तो फॉर्मूला आप रखेंगे बच्चों, स्लिप आप खुद निकालेंगे अपनी तरफ से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द टॉर्क डेवलप्ड बाय 3 फेज 400 वोल्ट इंडक्शन मोटर इज 100 न्यूटन मीटर। टॉर्क डेवलप 100 न्यूटन मीटर। If the applied voltage is reduced to 200 volt, the developed torque will be। तो भैया टॉर्क और सप्लाई वोल्टेज का रिलेशन पता है, V स्क्वायर का होता है। अब देखो ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नहीं बच्चों, आपको खुद ही करना है, ठीक है। अब टॉर्क होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। 400 वोल्ट मतलब V1 दिया हुआ है और आपको N1 टॉर्क 1 दिया हुआ है। आपको बोला है V2 के केस में आपको T2 निकालना है, तो आप खुद से निकाल के करेंगे बच्चों। ओके, तरीका मैंने बता दिया है। नेक्स्ट, ए 6 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर, मैक्सिमम टॉर्क दे रखा है T मैक्सिमम एट 875 आरपीएम, एनआर दे रखा है और स्लिप दे रखी है। अच्छा, तो आपको टॉर्क निकालना है 5% स्लिप के केस में। कोई दिक्कत नहीं है भैया, देखो इधर स्टार्टिंग टॉर्क की बात नहीं हुई, अब यहाँ पे टॉर्क निकालना है 5% के केस में। तो ये न्यूमेरिकल भी मैं आप ही पे छोड़ता हूँ, सारी चीजें आपको दी हुई हैं। मैक्सिमम टॉर्क आपको गिवन है बच्चों, ठीक है। एनआर आपको दिया है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फुल लोड स्लिप दे रखी है, ठीक है, तो फुल लोड वाला ही फॉर्मूला लगा दोगे आप, और बाकी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और मैक्सिमम टॉर्क है इतने आरपीएम पे, तो इससे आपके पास स्लिप निकलेगी एसएम। एसएफएल आपको दे रखा है, फुल लोड स्लिप दी हुई है, एसएम आप इससे निकालोगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क की स्पीड क्या है, 875 आरपीएम। तो वो चीज आप खुद कैलकुलेट करोगे, खुद से आंसर निकालोगे। ओके बच्चों, तो ये थी आज की क्लास, बाकी हम करेंगे कल कंटिन्यू बच्चों। ओके, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें पीडीएफ के लिए। ओके, थैंक यू।